हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अमृत तिवारी। यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए हमारा ये कोर्स चल रहा है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, आप सभी को पता है। और उसमें हमारी एक सीरीज आ रही है 250 गोल्डन फैक्ट, और इस सीरीज को जितना प्यार आप सभी बच्चों का मिल रहा है वो इनक्रेडिबल है। और मेरे हिसाब से ये सीरीज डिजर्व भी करती है आप सभी का पर, क्योंकि आपके पास 15 एक्ट तो कम से कम है पढ़ने के लिए और 4 लेबर कोड्स हैं। अब इनको कितना आप पढ़ें, यू डोंट नो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उस बीच में आपके लिए एक ऐसी सीरीज हम लेकर आए हैं 250 गोल्डन फैक्ट की, जिसमें सारे एक्ट का निचोड़ हमने लेके रखा है और 250 गोल्डन फैक्ट निकाले हैं। यदि ये 250 गोल्डन फैक्ट आप पढ़ के जाते हैं तो आप ये तय मानिए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। टोटल 22 से 25 क्वेश्चन आपको एक्ट के दिखने वाले हैं और आप ये मान के चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन जो हैं सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ के यहाँ पर दिखने वाले, उसमें से 18 से 20 क्वेश्चन आपको एक्ट के मिलेंगे और इस 18 से 20 क्वेश्चन को आप सिर्फ इस 250 गोल्डन फैक्ट की पीडीएफ से टारगेट कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट पहले आ चुके हैं और आप सभी का बहुत सारा प्यार इसको मिल रहा है। और आप सभी को पता है कि ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, ये आपको 5,000 वाले कोर्स में भी नहीं मिल रहा है। वो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5,000 का कोर्स लेकर बैठे हैं, ठगे हुए बैठे हैं, स्टिल नॉलेज स्काई पर अगर फ्री कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं। और मुझे पर्सनली मैसेज करके कई सारे बच्चों ने ये बताया भी है कि सर आपने जितना भी पढ़ाया है, और स्पेशली 250 गोल्डन फैक्ट, तो डेफिनेटली 10,000 वाले कोर्स में भी चीज़ नहीं मिलेगी जो मेहनत आप करके हमें दे रहे हैं। तो आप सही बच्चों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, इतना कंटेंट फ्री में मिल रहा है और अभी भी यदि आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत है। आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे कंटेंट से होने वाला है, नॉलेज स्काई और अचीवर्स के कंटेंट से ही होने वाला है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़। आप सभी लोग बहुत समय से परेशान थे, सर टेस्ट सीरीज आप लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे, आप लाएंगे नहीं लाएंगे। तो नॉलेज का ही अपनी टेस्ट सीरीज ला रही है और हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्राइस पर होगी कि आप बहुत चक्के रह जाएंगे, 250 रुपये में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होगा। आप सभी को पता है कि टेलीग्राम पर हमने आज से डेली टेस्ट सीरीज के डेमो क्वेश्चन पेस्ट करने चालू कर दिए हैं। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उन क्वेश्चंस को डेमो हमने डालना चालू कर दिया टेलीग्राम पर। तो वो सभी बच्चे जो टेलीग्राम पर नहीं है वो टेलीग्राम पर जुड़ें। मैं जो डेली क्विज लेता हूँ, आज से मैंने जो है हमारे जो टेस्ट सीरीज के डेमो क्वेश्चन डालने आपके लिए चालू कर दिए। डेली 5 से 10 क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज के डेमो क्वेश्चन डालूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट सीरीज का कंटेंट कितना शानदार आपको मिलने वाला है। और 250 रुपये में तो ये कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। लेकिन नॉलेज क्या है कि यूएसपी होती है कि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन टेस्ट बनाना हमेशा कॉस्टली होता है। आप सभी ने देखा है कि अभी टेस्ट सीरीज 5,000 की, 250 की, 1,000 की लॉन्च होगी। उसके बीच में नॉलेज का है कि 250 वाली टेस्ट सीरीज डांस करेगी, चमकेगी। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं लाइव मॉड्यूल पर। 30 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सेक्शनल टेस्ट आपको कोई भी नहीं देगा, गारंटीड कोई भी नहीं देगा ये। ठीक है, ये गारंटी है, कोई भी नहीं देने वाला है, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, इसके बाद आप ये मान के चलिए जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद हम आपको 15 पीडीएफ देने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट की। मतलब टोटल 15 10 25 टेस्ट, 15 10 25 टेस्ट। यदि कोई व्यक्ति ये आपको ना 4,000 और 5,000 वाली टेस्ट सीरीज में भी इतना कंटेंट दे देगा ना, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। और इस क्वालिटी से दे देगा जिस क्वालिटी से मैं देने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो इस पीडीएफ को, इस टेस्ट सीरीज को सभी लोग सपोर्ट करें। मैं सही बच्चों से बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज 1 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगी और 1 अक्टूबर को ही इसका मैं शेड्यूल डाल दूंगा कि कब कब आपको टेस्ट आने वाले हैं। और शेड्यूल ऐसा नहीं है कि आपको एक वीक में एक टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट तो एक साथ ही अवेलेबल करा दूंगा कि जब आपकी मर्जी तब अटेम्प्ट करो। ठीक है, बाकी के जो 5 टेस्ट होंगे ये स्केड्यूल रहेंगे जो कि आपको अक्टूबर और नवंबर तक मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट आपको हर वीक 4 से 5 सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और कम से कम 10 सेक्शनल टेस्ट आपको जो है वो बिल्कुल रेडी मिलेंगे जैसे आप 1 तारीख को इसे एनरोल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर वही बात, मैं आप सभी को जानते हैं कि नॉलेज स्काई पर लालच नहीं चलता। तो मैं सही बच्चों से फिर भी एक बार बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज पर आपको फोकस करना है,
कम से कम नहीं तो 15 अक्टूबर के बाद। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे सर टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों की तैयारी हो चुकी है, कई सारे बच्चों का सिलेबस लगभग कंप्लीट है, क्योंकि वो नॉलेज स्काई पर बहुत पहले से पढ़ रहे हैं या अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि सर आप तो हमेशा अच्छा कंटेंट लाते हो, सस्ते में लाते हो, तो आप टेस्ट सीरीज लेकर आइए। तो हम टेस्ट सीरीज लाकर मैंने रख दी है। तो वो बच्चे जिनकी तैयारी होगी वो अटेम्प्ट करना चालू कर देंगे। बाकी सभी लोग कम से कम 15 अक्टूबर के बाद देखो, और जो अभी और ज़्यादा थोड़े से थ्योरी में पीछे हैं वो 1 नवंबर के बाद देखो। मेरे को बिल्कुल भी लालच नहीं है कि नहीं 1 तारीख को मैं डाल रहा हूँ, 1 तारीख को ही सब लोग खरीद लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी से मैं बिल्कुल डिके नहीं करूंगा सिर्फ कोर्स को बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज का सपोर्ट सभी बच्चों से चाहिए। इसके अलावा पीडीएफ पैकेज कोर्स हमारा 599 में अवेलेबल है, और ये रेडी टू यूज पीडीएफ है आप सभी के लिए यार, ठीक है। इन पीडीएफ को सभी को एक्सेस कर लेना है, ठीक है। मतलब इन पीडीएफ को यदि आपने पढ़ लिया तो आपके पास डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगा। मतलब यूपीएससी कितना भी डीप पूछ ले, इनसे बाहर फिर नहीं जाने वाला है ना। और एमसीक्यू पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज इतने क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने भर भर के। इसमें पीवाईक्यूज हैं, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मतलब जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है ना प्रैक्टिस करने के लिए, उतना कंटेंट आपको यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब को छान के नहीं मिलेगा, पूरे गूगल को छान के नहीं मिलेगा। वन लाइनर 18,000 ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फुल लेंथ टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में 15 यहाँ पर भी मिल रहे हैं, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक है। लाइव क्विजेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। लाइव क्विजेज आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो इतना सारा कंटेंट है 599 में, और अभी फिलहाल ये 499 में चल रही है। तो जिन्होंने भी नहीं परचेज करा है कर लो यार। बात करते हैं नॉलेज स्काई चैनल की। तो नॉलेज स्काई पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन चल रही है, और हमने इतनी सारी पीडीएफ आपको कंप्लीट करा दी, हिंदी में भी कंप्लीट करा दी। जो कोर्स आप 5,000 में खरीद के पढ़ रहे हैं वहाँ पर क्लासेस आ रही हैं, एक एक करके आ रही हैं, और पता नहीं नवंबर तक आएंगी। नॉलेज स्काई ने ये पहले ही कंप्लीट करके आपको दे दिया है बिल्कुल फ्री, और उससे भी लाख गुना अच्छा कंटेंट हमने आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पर तो ऐसा है कि बच्चे भाई कोर्स खरीद के फंस गए, वो कुछ भी पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर तो ऐसा नहीं है ना कि मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पर तो मुझे ऑथेंटिक पढ़ाना होगा, अदरवाइज बच्चे तो रुक नहीं पाएंगे, वो कहीं भी जा सकते। इसीलिए यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी किसी भी पेड कोर्स से भी। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारे गोल्डन फैक्ट के बारे में, यानी कि 250 गोल्डन फैक्ट के बारे में। 250 गोल्डन फैक्ट के बारे में हम समझते हैं। आज गोल्डन फैक्ट की सीरीज का सिनारियो समझा दूं मैं आपको कि इसमें टोटल 5 वीडियोस मिलने वाले थे। पहले वीडियो में हमने आपको फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लीट करा दिया है, दूसरे वीडियोस में मैंने आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से सबसे ज़्यादा फैक्ट और सबसे ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हमने इनको सेपरेट वीडियो में करा है। आज वीडियो नंबर 3 है, और इसमें हम 3 एक्ट को देखने वाले हैं। ईपीएफ एक्ट को देखने वाले हैं हम, प्लस यहाँ पर हम मिनिमम वेज को देखने वाले हैं, मिनिमम वेज एक्ट को देखने वाले हैं, प्लस पेमेंट ऑफ वेजेस को देखने वाले हैं, पेमेंट ऑफ वेज को देखने वाले हैं। और आज की क्लास 40 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच होगी, और इस 40 से 60 मिनट में आपके 3 एक्ट जो है वो मैं आज तैयार करा दूंगा। कितने एक्ट तैयार करा दूंगा? 3 एक्ट जो है वो आपके तैयार करा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, लाइव चैट में सभी लोग मुझे बता दो कि सर सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज योर एम्प्लॉय पेंशन, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, जो कि आया था 1952 में। ये एक्ट कब आया था? 1952 में आया था। इसके गोल्डन फैक्ट्स हम देखने वाले। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है ये 3 चीज़ों पर काम करता है। एक तो ये प्रोविडेंट फंड अवेलेबल कराता है, एक पेंशन फंड अवेलेबल कराता है, और एक इडली यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय लिंक्ड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये सेक्शन 5 में है, ये सेक्शन 6A में है, और ये सेक्शन 6C में है। सेक्शंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं तो भूल सकते हो, मैंने बस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सेक्शंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस एक्ट के। आईडी एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको कराया। यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यदि सेक्शंस पूछे भी जाएंगे तो आईडी एक्ट से ही पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके फैक्ट्रीज एक्ट से ही पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा पूछे जाने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस एक्ट को जब आप पढ़ते तो ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूरी होती है, और इन 3 चीज़ों को समझना आपको ज़रूरी होता है। बढ़ते हम आगे की तरफ। अब कुछ कीवर्ड जो कि इस एक्ट में है, जैसे कि हर क्लास में हर एक्ट से मैंने आपको कुछ स्पेशल कीवर्ड्स बताए, और 2024 में आपको एक क्वेश्चन भी आया है। 2024 में हमें जो है अथॉरिटी पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्ट में दी हुई है, तो इसीलिए मैं हर एक एक्ट में कीवर्ड भी पढ़ा रहा हूँ जो स्पेसिफिक कीवर्ड एक्ट में आए होते हैं। तो यहाँ पर ऑथोराइज्ड ऑफिसर की बात करी गई है, बेसिक वेजेस की बात करी गई है,
कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की बात करेगी और रिकवरी ऑफिसर की बात करेगी। तो ये चार ऐसे कीवर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईपीएफ एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो चारों के नाम याद रखना कि ये चारों के चारों ईपीएफ एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। ऑथराइज ऑफिसर, बेसिक वेज, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, रिकवरी ऑफिसर एक्सेट्रा। क्लियर है सर? क्लियर। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरह का होता है। एक तो पहले एम्प्लॉयर के लिए एलिजिबिलिटी होती है, दूसरी एम्प्लॉय के लिए एलिजिबिलिटी होती है। एम्प्लॉयर के लिए एलिजिबिलिटी ये होगी कि भाई एम्प्लॉयर पहले रजिस्टर होना चाहिए। यदि एम्प्लॉयर रजिस्टर हो जाएगा, यदि एम्प्लॉय रजिस्टर हो जाएगा तो ही वो अपने एम्प्लॉय को ईपीएफ के बेनिफिट दिला सकेगा। यदि एम्प्लॉयर ही रजिस्टर नहीं है तो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को तो वो वैसे भी बेनिफिट्स नहीं दिला पाएगा। इसीलिए ये दो तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एम्प्लॉयर के लिए कंडीशन क्या है। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो एलिजिबल होगा किस चीज़ के लिए? ईपीएफ एक्ट के बेनिफिट देने के लिए। ठीक है। तो अब और एक और चीज़ याद रखना, वंस एलिजिबल ऑलवेज एलिजिबल। अब ये वंस एलिजिबल ऑलवेज एलिजिबल का मतलब क्या है, इसको मतलब समझो। मान लो एक एम्प्लॉय रजिस्टर हो जाती है, एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है जिसमें 20 एम्प्लॉय है। नॉर्मली तो हर एक कंपनी में नंबर ऑफ वर्कर बढ़ते जाते हैं, बट एक एग्जांपल लो कि यदि ऐसा हो कि भाई रजिस्टर तो हो गए 20 एम्प्लॉय थे, लेकिन किसी सब्सिक्वेंट ईयर में जाकर, कभी अगले साल जाकर वो 20 से कम हो गए, फिर उस केस में क्या होगा? तो क्या उनकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी? तो नहीं जाएगी। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं। वंस एलिजिबल ऑलवेज एलिजिबल, क्योंकि ये जरूरी है। यदि कोई कंपनी एक बार एलिजिबल हो जाती है तो वो फिर वो हमेशा एलिजिबल बनी रहेगी। उसके एम्प्लॉयज़ कम भी हो जाएं तब भी उसे इन एलिजिबल नहीं किया जा सकेगा। तो ये लाइन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, अब नॉट एलिजिबल कौन होंगे ये भी यहीं पर समझ लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आया है। ये भी क्वेश्चन सीधा आया है कि कितने वर्कर होने पर एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी सीधा 2024 में, सॉरी 23 के एग्जाम में हमें देखने को मिला था। यदि मैंने अभी 2025 का एग्जाम बोल दिया तो माफ़ी चाहूँगा, 2023 था मेरा मतलब वहाँ पर। कि यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 50 से कम वर्कर हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जिसमें 50 से ज़्यादा हैं तो ही एलिजिबल होंगी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही कम ऐसी होती है जहाँ पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो। इसीलिए लगभग 95 प्लस परसेंटाइल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो ईपीएफ में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत सीमित होता है, बहुत लिमिटेड होता है और बहुत छोटा होता है। तो एम्प्लॉयर के लिए हमने क्या देख लिया, 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए। और एक बार एलिजिबल यदि हो गया तो वो हमेशा एलिजिबल बना रहेगा। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 50 से कम वर्कर हैं वो कभी भी एलिजिबल नहीं होगी, वो कभी भी एलिजिबल जो है वो नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बोलो सर समझ आ गया। इंपॉर्टेंट है, देखो ये यहाँ पर मैंने स्टार भी बना दिया इस तरह से। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए। हम एक एम्प्लॉयर को ईपीएफ में आने के लिए क्या कंडीशन है जरा समझो ध्यान से। अब यदि मान लो एम्प्लॉयर एलिजिबल है और यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ आ रहा है, यहाँ पर ये क्या जा रहा है, एम्प्लॉयज़ आ रहा है इस एम्प्लॉयर के अंदर। तो अब ये एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी की बात आती है। यदि एम्प्लॉयर ही एलिजिबल नहीं होता तो एम्प्लॉय कितना भी एलिजिबल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एम्प्लॉयर रजिस्टर है तो अब एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे। तो एम्प्लॉय के लिए कंडीशन ये कि सबसे पहले तो उसकी 18 से 54 साल की एज होनी चाहिए। 18 से 54 साल की एज उसकी होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 54 साल की एज होनी चाहिए और 10 साल की कम से कम सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा है कि पीएफ तो उसका जुड़ेगा लेकिन 10 साल की सर्विस का कंडीशन भी कि भाई 10 ईयर्स की सर्विस उसकी होनी चाहिए। अब ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट को समझना, इस पर क्वेश्चन गिरेगा गाज बन के आप सभी के ऊपर। ठीक है, वेजिस की बात करेगी। ये वेज सीलिंग का एक कंसेप्ट है कि जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, अप टू लिख दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप टू।
जिनकी सैलरी अप टू 15,000 है या लेस देन 15,000 है, ऐसा भी मान लो। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक प्लस डीआरए प्लस एचआरए, बेसिक प्लस डीआरए प्लस एचआरए, इतनी चीजें इंक्लूड होंगी। तो यदि इन तीनों की वैल्यू 15,000 से कम है तो ऐसे एम्प्लॉय का ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। कैसा है भाई, मैंडेटरी है। यदि एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 15,000 से कम है तो उसको तो ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ठीक है। अब कई बार बच्चे क्या है, जब इसको पढ़ लेते हैं ना कि भाई कंडीशन है 15,000 का वेज सीलिंग है, मतलब जिनकी सैलरी 15,000 से कम होगी, ये मैंडेटरी आपको कोई नहीं लिखा दिखेगा। ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि भाई जब 15,000 से कम सैलरी होती है तो वो एलिजिबल होते हैं, आपको बुक्स में ये लिखा मिल जाएगा। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरी सैलरी तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, फिर मुझे भी तो ईपीएफ के बेनिफिट मिलते हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं, बिकॉज ये मैंडेटरी है। और 15,000 से ज़्यादा वालों के लिए जो है वो वॉलेंट्री है कि यदि वो चाहें तो एनरोल करा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी करा सकते। बट आज के समय सब कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया इस एक स्लाइड से, देख लो ज़रा। इसको थोड़ा सा मैं क्या है इस बार इरेज कर करके सिस्टमेटिक भी लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ आपके पास पहुंचे तो आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लेना है आपको कि भाई 15,000 जो है वो बेसिक वेज है, 15,000 जो है वो बेसिक वेज है। यदि बेसिक वेज नहीं मतलब वेज है आपकी, तो 15,000 से कम जिनकी सैलरी है उनके लिए मैंडेटरी है कि भाई आप कराएंगे अप टू, है ना। और जिसकी 15,000 से ज़्यादा है वो भी करा सकते हैं, वॉलेंट्री है, चाहे तो करा ले, नहीं चाहे तो नहीं भी कराएं। बढ़ते हम आगे की तरफ, कंट्रीब्यूशन। इस एक्ट में कंट्रीब्यूशन है और ये एक सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट है। आप लोग ये भी समझ लीजिए ये किससे रिलेटेड एक एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एक्ट है। तो अब इसमें तीन तरह की स्कीम होती है, एक होता है ईपीएफ, दूसरा होता है इडली यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, और तीसरा होता है पेंशन फंड। ठीक है। तो अब सिनारियो को समझो। यहाँ पर ईपीएफ की यदि मैं बात करूं तो ईपीएफ में एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जाता है। यहाँ पर 12% जाता है किसका, बेसिक काट दो यार, इसको बेसिक को अपडेट कर दो। यहाँ पर जाएगा वेज, बेसिक नहीं है, यहाँ पर वेज है, बेसिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, वेज है, फुल वेज का जाता है। वेज में क्या है, बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। वेज में क्या है, बेसिक है प्लस एचआरए है प्लस डीए है। इसको मिला के वेज बनेगी और इस वेज का 12%, इस वेज का 12% याद रखना। ठीक है। तो अब ध्यान से समझना ये कंट्रीब्यूशन कैसे कलेक्ट होता है। ये कंट्रीब्यूशन कलेक्ट होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अकाउंट से सैलरी का 12% डिडक्ट होता है और वो पूरा का पूरा 12% ईपीएफ में जाता है। किस में जाता है, पूरा का पूरा 12% ईपीएफ में जाता है। वहीं जब एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करता है तो उस 12% में से 3.67% जो है वो किस में जाएगा, 3.67% किस में जाएगा, ईपीएफ में जाता है। और 8.33% किस में जाता है, पेंशन फंड में जाता है। पेंशन फंड कौन सा, यहाँ पर हमने देखी इसमें तीन तरह की स्कीम से, एक ईपीएफ स्कीम है, एक इडली है यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, और तीसरी स्कीम कौन सी है, पेंशन फंड स्कीम। तो पेंशन फंड में पैसा कहाँ से जाता है, जो एम्प्लॉयर है 12% का कंट्रीब्यूशन करता है, उस कंट्रीब्यूशन का 8.33% जो होता है वो कहाँ पर जाता है, वो आपके पेंशन फंड में इकट्ठा हो जाता है। अब ध्यान से समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आप एपीएफसी या ईओ बनने जा रहे हैं। तो वो हर एक एम्प्लॉय के लिए बनवाता है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। और इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में ही इस यूनिवर्सल, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ ना, सजा दजा के, थोड़ा सा ठीक लगेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को पता है कौन सी, ईपीएफओ, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है और ईपीएफओ में क्या होता है, एक यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। तो यूनिवर्सल जो अकाउंट नंबर होता है, तो एम्प्लॉय का भी 12% यहाँ पर जाता है, और ये जो 3.667% एम्प्लॉयर ने दिया वो भी यहाँ पर जाता है। किस में इकट्ठा होता है, यूएएन में इकट्ठा होता है। किसके यूएएन में है, एम्प्लॉय के यूएएन में। ठीक है। और इस पर क्या होता है, एक इंटरेस्ट मिलता है। क्या इंटरेस्ट मिलता है इस पर, याद रखना है कि इंटरेस्ट इज गिवन,
और करेंटली इंटरेस्ट कितना चल रहा है, करेंटली चल रहा है 8.25% पर एनम। ठीक है, करेंटली ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये जो, एक बार फिर से समझ लेते सिंप्लीफाई करके कि ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाते हैं तो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन देता है, और ये दोनों कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए ही होते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी का 12% कटता है, पूरा का पूरा ईपीएफ में जाता है। एम्प्लॉयर की सैलरी का 12%, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय की सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है। इस 12% में से 3.66% ईपीएफ में जाता है एम्प्लॉय के, और 8.33% पेंशन फंड में जाता है एम्प्लॉय के। ठीक है, अब जो ईपीएफ में पैसा जा रहा है ये सभी का सभी एक अकाउंट में रखा जाएगा, जैसे हम बैंक में अपने अकाउंट होते हैं, एसबीआई में, पीएनबी में, अलग अलग बैंक में, वैसे ईपीएफओ में एक अकाउंट होता है आपका जिसे यूएएन बोलते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। और इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में ये जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का पैसा है वो रखा जाता है, और इसको आपको पर एनम पर 8.25% आपको क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, अच्छा, इडली स्कीम में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इडली स्कीम में कंट्रीब्यूशन होता है 0.5% का, जो कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का होता है, और ये कौन करता है, ये करता है बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर ओनली, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमें क्या देखने को मिला, इस स्लाइड में देखने को ये मिला कि एम्प्लॉय की टोटल सैलरी का 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और 12% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जिसमें से एम्प्लॉय का 12% सीधा का सीधा ईपीएफ में जाता है, और एम्प्लॉयर जो 12% काटता है उसमें से दो पार्ट हो जाते हैं। ये पैसा जाता है किसके पास, ईपीएफओ के पास जाता है, और ईपीएफओ इस ब्याज पर ईयरली, इस पैसे पर ईयरली ब्याज देता है, ईयरली इंटरेस्ट देता है, जो कि कितना होता है 8.25%। इडली स्कीम में क्या होता है, इडली स्कीम में 0.5% जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उस सैलरी का 0.5% कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जो कि सीधे तौर पर एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। इसमें एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं लिया जाता है। क्लियर है सर? क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। अगली स्लाइड पर हम समझने वाले कंसेप्ट ऑफ वेज को। ठीक है, तो दो वेज होती है, एक होती है बेसिक वेज, एक होती है वेज। वेज से मतलब यहाँ पर फुल वेज, जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है उस सैलरी को वेज कहेंगे। बेसिक सैलरी जिस पर सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो बेसिक सैलरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता समझो, ये तीन चीजें हैं बेसिक सैलरी में नहीं आती, बस वेज में आती है। क्योंकि वेज में क्या होता है, बेसिक प्लस ये मिला के वेज बनता है। तो देखो ध्यान से समझना, प्लस ये भी होता है, ये भी याद रखना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिखना भूल गया था, प्लस ये, तो ऐसे ही याद रखना। वेज में क्या क्या आता है, ओवर टाइम अलाउंस आता है, हाउस रेंट अलाउंस आता है, डीएनएस अलाउंस आता है, और बेसिक वेज आता है। ये सब मिला के वेज बनता है, और बेसिक वेज में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। मतलब वेज में से ये तीनों चीज़ें हटा दो तो बेसिक वेज बचती है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में रखा है। अब कुछ बोर्ड जो है वो बनाए जाते हैं किसके लिए, ईपीएफओ में। ठीक है, तो अब बोर्ड्स को हमें समझना, बोर्ड पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आईडी एक्ट में हमने बोर्ड्स देखे थे, वैसे यहाँ पर भी बोर्ड्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल बोर्ड की, तो सेंट्रल बोर्ड के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, सेंट्रल बोर्ड के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो सेंट्रल बोर्ड का आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है। ठीक है, एक चेयरमैन होता है इसमें और एक वाइस चेयरमैन होता है। 5 और पर्सन होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 15 अलग पर्सन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को अलग अलग स्टेट से, मतलब अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है 15 का। 10 ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगले 10 ऐसे लोग होंगे जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सेंट्रल बोर्ड का। तो एक बार फिर से, इसमें एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है, तो दो लोग ये हो गए आपके। 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, तो 7। 15 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। ठीक है, तो 15, 5 20 2 22 हो गए। 10 ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, 10 ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 22 ये होगा, 20 44, तो टोटल कितना आ गया, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 44 हो जाएगी। टोटल मेंबर्स यहाँ पर कितने होते हैं, 44 होते हैं, ये याद रखना है हमें। ठीक है,
अब बात करते हैं अकाउंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड शैल बी ऑडिटेड एनुअली बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रल बोर्ड होगा, इस सेंट्रल बोर्ड के अकाउंट को हर साल ईयरली बेसिस पर, सालाना बेसिस पर ऑडिट किया जाएगा, जो कि कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग करेगा। ठीक है, आई गेस सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो कमेटी है इट इज एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर एक चेयरमैन है, यहाँ पर 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, 15 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगे, अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 ऐसे लोग होंगे जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 1 + 5 + 15 + 3 + 3, तो 15 × 5 = 20, 21 × 6 = 27। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 27 हो जाएगी। टोटल स्ट्रेंथ इसकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। और ये याद रखना है कि इसके भी अकाउंट को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड लिख गया, यहाँ पर क्या है? एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसे सुधार लेंगे हम, एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी यहाँ पर। सेंट्रल बोर्ड जो का तो पेस्ट हो गया क्योंकि यही पॉइंट था। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को? यदि क्लियर है तो थम्स अप जरूर देते जाना है सभी को। पहुंचते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अगला जो पॉइंट है ये क्या है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या होती है? देखो, हमने इडली और ईपीएफ को तो समझ लिया, पेंशन स्कीम को समझ लेते। तो पेंशन स्कीम में कुछ नहीं होता है, अलग अलग तरह की पेंशन अवेलेबल कराई जाएंगी। सबसे पहला है सुपर एन्युएशन पेंशन। सुपर एन्युएशन का मतलब है जब एज पूरी होने के बाद रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक जीवन निर्वाह भत्ता मिलता है ना, लाइफ लिविंग अलाउंस मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद रिटायरिंग पेंशन वही चीज़ है। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन, यानी कि किसी का कोई शरीर पूरी तरह से पार्ट जो है वो खराब हो जाता है, उसे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है, तो उस केस में उसको जो है लाइवलीहुड के लिए एक पेंशन मिलती है वो। तो ये जितने भी तरह की पॉसिबल पेंशन होती है वो सभी की सभी इस स्कीम के तहत दी जाती है। यहाँ पर विडो या विडोअर पेंशन का कंसेप्ट भी है, चिल्ड्रन पेंशन का कंसेप्ट भी है, ऑर्फन पेंशन का कंसेप्ट भी है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? ओवरऑल ये याद रखना है कि कितने तरह की पॉसिबल पेंशन हैं। तो सुपर एन्युएशन, रिटायरिंग, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, विडो और विडोअर पेमेंट पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन, ऑर्फन पेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, और हम सभी को पता है कि पेंशन फंड में क्या होता है? 8.33 है आपके कंट्रीब्यूशन का, जो एम्प्लॉयर करता है वो पैसा जाता है पेंशन फंड में और उससे ये सारे के सारे फंड मिलते हैं। ठीक है, याद रहेगा? आई गेस सभी को याद रहेगा। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि मान लो आपने ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करा पूरी लाइफ और जब आप रिटायर हुए तो वो पैसा आपको एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, तो ये कहलाता है मनी ड्यू। ठीक है, मनी ड्यू। तो उस केस के सिनारियो की बात कर रहे हैं कि एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन ऑफ एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, requiring a discovery and production of document, receiving evidences on affidavit, issuing commission for the examination of witness। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं जिनके बिहाफ पर ये चेक किया जाता है कि क्या सच में एम्प्लॉयर के पास कुछ ड्यू है। और यदि एम्प्लॉयर ने पैसा रोक के रखा है तो एम्प्लॉय अब मान लो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। ये सब प्रोसेस होगी और एम्प्लॉयर ने यदि पैसा रोक के रखा होगा तो उनके लिए समन जारी हो जाएगा, किससे? कंसर्निंग अथॉरिटी से, कि भाई आप ये पैसा पेमेंट करोगे विद फाइन। अब मान लो यदि एम्प्लॉयर को लगता है कि हमने जो पैसा रोका है वो रीजनेबल रीजंस की वजह से रोका है, मतलब किसी ऐसे रीजन से रोका है जो सही है, लीगल ग्राउंड्स पर सही है, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? अपील कर सकता है इसके अगेंस्ट 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ। ये याद रखना, विद इन 3 मंथ ये क्या कर सकता है? अपनी अपील कर सकता है कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, हमने तो रीजनेबल तरीके से इस पैसे को रोका हुआ है, उसके पीछे एक रीजनेबल रीजन है। ठीक है, जिसको वो जस्टिफाई करेगा तो भाई इसे वापस से रिवर्ट भी कर दिया जाएगा। अगला है इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के द्वारा इंटरेस्ट पेबल भी है कि यदि वो डिले करेगा पेमेंट में किसी भी तरह के, यदि वो डिले करेगा किसमें?
ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के पेमेंट में, पीएफ कंट्रीब्यूशन के पेमेंट में या इनके लमसम पेमेंट में, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट देना होगा, जो कि कितना होगा 12% होगा। कितना होगा 12% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। क्लियर है? आई गेस सभी बच्चों के यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेनाल्टीज। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह की पेनाल्टीज हैं। सबसे पहले यदि फॉल्स स्टेटमेंट किया जाता है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाता है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसे 5,000 रुपये तक की फ़ाइन और 1,000 रुपये तक की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। कंट्रीब्यूशन रिलेटेड यदि कोई ऑफेंस किया जाता है, मतलब कंट्रीब्यूशन उन्होंने गलत तरीके से लिया या कंट्रीब्यूशन लेकर उसे ईपीएफ में नहीं भेजा एटसेट्रा, इस तरह की यदि गलतियां करी, तो 10,000 रुपये तक का फाइन और 3 साल तक की जेल हो सकती है, 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। डिफ़ॉल्ट किया इन प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 6C, सेक्शन 6C से रिलेटेड किसी प्रोविज़न में डिफ़ॉल्ट करा तो 5,000 रुपीज़ की फ़ाइन और 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट यानी कि 1 साल की जेल हो सकेगी। यदि कंट्रावेन किया जाता है पेंशन स्कीम को और इंश्योरेंस स्कीम को, यदि कंट्रावेन किया जाता है पेंशन स्कीम को और इंश्योरेंस स्कीम को, तो फिर उस केस में 4,000 रुपये का फाइन या 1,000 रुपये की जेल, या फिर तीनों केसेस में क्या है, बोथ जरूर याद रखना, और बोथ, ये सभी में है, बोथ वाला सिनारियो सभी में। तो आई गेस सभी बच्चों के यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम पहुँचते हैं मिनिमम वेज एक्ट पर। 1 सेकंड का समय लूंगा मैं दोस्तों। तो आई गेस यहाँ तक सभी लोगों को समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अब हम पहुँचते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के गोल्डन फैक्ट पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी गोल्डन फैक्ट की सीरीज़ है ये सभी बच्चों को बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो सभी लोग इसे बढ़िया तरीके से देखें, बहुत आपको मज़ा आएगा, आपके लिए लेबर लॉ बिल्कुल आसान हो जाएगा। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंटेंट हम आपको फ्री अवेलेबल करा रहे हैं, ये आपको कहीं भी अच्छे से अच्छी प्राइस में नहीं मिलने वाला। इवन जो 5,000 वाले कोर्सेज भी हैं, 4,000 वाले कोर्सेज भी हैं, वहाँ पर भी आपको इस तरह से मेहनत कराकर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ भी आपको यहाँ वहाँ से कॉपी करी गई थ्योरीज ही दी जाएंगी। ठीक है, वहाँ भी आपको यहाँ वहाँ से कॉपी करी गई थ्योरीज ही मिलेंगी, ये फैक्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में सबसे पहले बात आती है कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी की। तो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी में कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेट से कोई इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और इसे अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइट करेगा। क्लियर है सर? क्लियर है। फिर इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या करता है? इस एक्ट के तहत मिनिमम रेट जो वेजेस के होते हैं उसका फिक्सेशन करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की हेल्प ली जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के माध्यम से क्या किया जाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के माध्यम से क्या किया जाता है? ये देखा जाता है कि एज पर करेंट टाइम कितना हमें सैलरी जो है वो देनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन जो है वो चला सके। ठीक है, अब वेजेस की हम बात करते हैं कि वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो जब बात आएगी आपकी वेज की, तो वेज में क्या क्या इंक्लूड है देखो, जितने भी रेम्यूनरेशन आपको मिल रहे हैं ये सभी आएंगे, HRA आएगा और डियरनेस अलाउंस आएगा। ठीक है, तो ऑल रेम्यूनरेशन, HRA और डियरनेस अलाउंस, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं इंक्लूड क्या क्या नहीं होता है, यदि हम इसकी बात करें कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सर्विस एमिनिटीज़, जो सर्विस एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं वो इंक्लूड नहीं होती वेज में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो करता है, मान लीजिए ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर दिया उसने या उसने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर दिया और कल को बोले कि देखो मैंने तो ये 12% मिलाया तो यही तो आपकी सैलरी है जो मैंने काट लिया, अब तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि वो सैलरी में आता ही नहीं है, आप कैसे काट लोगे। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो दिए जाते हैं, जो टीए बिल्स दिए जाते हैं, जो कंसेशंस दिए जाते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड
सर नहीं होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर। इसके बाद जो स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं ये भी इंक्लूड नहीं होते, और ग्रेचुटी जो दी जाती है ये भी इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, बहुत सिस्टमैटिक है ना डेटा, बढ़िया। इतनी मेहनत से डेटा बनाया है, आप लोग जरूर इसे बढ़िया तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से रटो दोस्त। आपको एग्जाम में यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ईपीएफ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। बस इस पीडीएफ को आप लोग को उठा लेना है, ये पीडीएफ आपको हमारे जो पेड बैच है, हमारा जो पेड पैकेज है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ले लें। अब बात करते हैं फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हर एक 5 साल में से बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर एक 5 साल में जो मिनिमम वेज हैं इन्हें रिवाइज करा जाएगा। कितने साल में रिवाइज करा जाएगा? 5 साल में रिवाइज करा जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर। अब क्या होगा, अलग अलग स्टैंडर्ड पर अलग अलग वेजेस जो हैं वो फिक्स करी जाती हैं, अलग अलग रेट्स जो हैं वो फिक्स करे जाते हैं। किस बेसिस पर? पहला बेस होता है डिफरेंट स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में, अलग अलग स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट होते हैं। स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब ये एक्ट बनते हैं तो इस एक्ट में अलग अलग कैटेगरी में जो है एम्प्लॉयमेंट को रखा जाता है। तो वो सभी के सभी एम्प्लॉयमेंट जो इस लिस्ट में आएंगे या इस एक्ट के प्रोविजंस में आएंगे उनको स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क हैं, अलग अलग वर्क क्लास होती है, उसके लिए अलग अलग तरह के जो मिनिमम रेट्स हैं वो तय किए जाएंगे। यानी कि लेबर के लिए अलग होगा, स्किल्ड लेबर के लिए अलग होगा, मैनेजेरियल लेवल पर अलग होगा, एट्सेट्रा। अडल्ट के लिए, अडोलोसेंट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, अप्रेंटाइज के लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पर क्या किए जाएंगे, वेज रेट जो है वो फिक्स किए जाएंगे। डिफरेंट लोकेलिटीज़ में मान लीजिए अलग अलग रीजन के अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, अलग अलग लिविंग इंडेक्सेस होते हैं, और अलग अलग लिविंग इंडेक्सेस होने की वजह से वहाँ पर अलग अलग वेज रेट की ज़रूरत होती है जो कि फिक्स करे जाते हैं। इसके अलावा मिनिमम रेट्स जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं टाइम के बेसिस पर, किस हिसाब से काम किया जा रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, मिनिमम रेट को फिक्स किया उन्होंने अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। यहाँ पर अलग अलग टाइम ऑफ वर्क के हिसाब से किया जाएगा कि भाई जहाँ पर दिन के हिसाब से काम चलता है, कहीं पर घंटे के हिसाब से काम चलता है, कहीं पर मंथ के हिसाब से काम चलता है, कहीं पर कोई लार्ज वेज पीरियड चलता है। तो भाई जहाँ पर घंटे के हिसाब से काम चलता है वहाँ प्रति घंटे के हिसाब से, प्रति आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से आपको वेज रेट बनाने होंगे। जहाँ पर डेली वेजेस होते हैं वहाँ पर डेली वेजेस बनाने होंगे, डेली वेज मिनिमम रेट्स बनाने होंगे। जहाँ पर मंथली सैलरी दी जाती है वहाँ पर मंथली सैलरी के मिनिमम रेट्स जो हैं वो बनाने होंगे। तो इन दो तरह से जो हैं वो मिनिमम रेट्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, और इन्हें हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है। याद रखना, रिवाइज्ड इन एवरी 5 ईयर, ये मैं लिख देता हूँ, रिवाइज्ड इन एवरी 5 ईयर्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम वेज, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम वेज ऑफ रेट, जो मिनिमम रेट्स होते हैं वेजेस के, सबसे पहले तो ये किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा फिक्स करे जाते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा रिवाइज करे जाएंगे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है कि चाहे फिक्सेशन की बात हो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, रिवीजन की बात हो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, और कब करेगी? इन एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में करेंगी। ठीक है, हर 5 साल में ये करेंगे। ठीक है, तो आई गेस चीज़ें सभी बच्चों को समझ आ गई होंगी कि जो फिक्स करना है या रिवाइज करना है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी हर 5 साल में। ठीक है, अब जब ये मिनिमम रेट बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहला तरीका ये होता है कि ये बेसिक रेट और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस को मिलाकर वेज बना सकते हैं, या फिर बेसिक रेट और कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन, यानी कि जो कैश वैल्यू होती है फूड कंसेशन जो मिलता है उसको मिलाकर ये वेज बना सकते हैं, या फिर तीनों को ही मिला देंगे, बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, इन तीनों को मिलाकर बना सकते हैं। अब ये क्या होते हैं ये मैंने बहुत डिटेल में अपनी 39 वीडियो वाले क्लासेस में पढ़ाई भी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्ट की, इसीलिए मैं फैक्ट लिए हूँ। तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मिनिमम रेट्स को डिसाइड करने के? बेसिक रेट ऑफ वेजेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग को मिलाकर मिनिमम रेट बनाया जा सकता है, या बेसिक रेट ऑफ वेजेस और कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन को मिलाकर बनाया जा सकता है, या तीनों को, बेसिक रेट ऑफ वेजेस, कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, इन तीनों को मिलाकर बनाया जा सकता है। ठीक है,
अब आप लोग जब पेपर दोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये टर्म्स याद आएंगे, कीवर्ड्स याद आएंगे, और जैसे ही आपको ये कीवर्ड्स याद आएंगे, ये फैक्ट याद आएंगे, आप फटाफट तरीके से जो है इसका आंसर दे के आ पाओगे। ठीक है ना, कि सर ने ये पढ़ाया था तुरंत हमें याद आ गया। आपको थ्योरी रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप उससे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज को फिक्स करने का, रिवाइज करने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, फिक्स करेगा या रिवाइज करेगा, ये तो हम हर स्लाइड में देख रहे हैं। दूसरी चीज़, दो तरीके से ये फिक्स या रिवाइज करेंगे। पहला तरीका क्या है, ये कमेटीज बनाएंगे और सब कमेटीज बनाएंगे और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये रिवाइज करेंगे या फिक्स करेंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर ले कि क्या करना है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दे ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में क्या कर सकती हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकती है। क्लियर है, तो फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस क्लियर है सभी को। तो अब पिछली 3 स्लाइड्स का कंक्लूजन समझो। पहली स्लाइड में हमने देखा फिक्स करना मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को, तो क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन में करी जाती हैं, किस किस बेस पर किया जाता है। हमने ये देखा कि अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर रेट फिक्स किए जाते हैं, या अलग अलग तरह के वर्किंग टाइम पीरियड पर रेट जो है वो फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है उस आधार पर रेट फिक्स कर दो, या कितने समय के आधार पे काम हो रहा है, 1 घंटे वाला काम है, दिन वाला मजदूरी का काम है, या फिर महीने वाली सैलरी का काम है, उस हिसाब से मिनिमम रेट फिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि मिनिमम रेट फिक्स करते समय क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन में करी जाएंगी। तो भाई मिनिमम रेट जो होगा वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, हर 5 साल में करेगी, और करते समय क्या लेगी, ये चीज़ें का कॉम्बिनेशन लेगी। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब ये सब कर लेगी तो ये कैसे बताएगी, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के 2 तरीके होंगे, या तो कमेटी और सब कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाएगी, या फिर डिसाइड करके नोटिफिकेशन निकाल देंगे ऑफिशियल गैजेट में। क्लियर है, ऑफिशियल गैजेट में क्या निकाल देंगे, नोटिफिकेशन ये निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है आपके जो वेज हैं वो फिक्सेशन वेज आप निकाल पाएंगे इजीली। क्लियर है, सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ मुझे जल्दी से। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड होते हैं, 2 से 3 तरह के बोर्ड होते हैं और ये कमेटी होती है। ठीक है, ये अब इसको समझना है। तो सबसे पहला जो बोर्ड होता है वो होता है एडवाइजरी बोर्ड। अब इस एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये एडवाइस देता है किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। इसको मैं अंडरलाइन करने की जगह हाईलाइट करूंगा, ज़्यादा बेहतर है। इसका काम है एडवाइस करना। क्या करना, इसका काम है बोर्ड का एडवाइस करना, किसे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। किसे एडवाइस करना है सर, इसे इसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। किस संबंध में एडवाइस करना है, फिक्स करने में या रिवाइज करने में। क्या, फिक्स करने में या रिवाइज करने में, क्या, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को। याद रखना ये किसको कर रहा है, ये कर रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कर रहा है। कौन कर रहा है, एडवाइजरी बोर्ड कर रहा है। मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो अगला बोर्ड है उसमें भी सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पर ये बदल जाएगा कि वो किसको कर रहा है, और वहीं पर यूपीएससी आपसे खेलेगी तरीके से। यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अंबर सर से पढ़े हो ना, नहीं होगी कंफ्यूज। मगर कंपोजिशन की बात करें, मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और दूसरे इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। अब जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में दही बन जाएगा, इतना गुचड़ गुचड़ करके लिखा हुआ है एक्ट में, लेकिन मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो देखो कंपोजिशन ये है कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इनको कौन नॉमिनेट करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी सर। ठीक है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉयज़ का, वो भी इक्वल नंबर में। मतलब जितने एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने ही एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, जितने एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट, जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं इनको कौन लगाएगा, इनको कौन अपॉइंट करेगा सर, इनको भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट मेंबर्स की जो संख्या होगी वो 1/3 होगी टोटल मेंबर के, यानी कि टोटल कमेटी में दोनों तरह के मेंबर्स मिला लो तो 10 मेंबर हैं, सॉरी
12 मेंबर हैं तो 1/3 यानी कि मैक्सिमम 4 मेंबर होंगे जो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और इन्हीं इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से एक मेंबर को चेयरमैन बनाया जाएगा। और इन्हें चेयरमैन कौन बनाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन्हें चेयरमैन बनाएगी। कौन बनाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही ने क्या बनाएगी, चेयरमैन बनाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सबसे पहली बात है एडवाइजरी बोर्ड की। तो एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है एडवाइस करना, नाम से ही क्लियर है। एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करेगा, किसे करेगा सर एडवाइस, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। किस बारे में, वेज को फिक्स करने के बारे में या मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को रिवाइज करने के बारे में। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आप इसे हाईलाइट जरूर कर दो। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको जब ये PDF मिले तो पढ़ने में आसानी हो। फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। ठीक है, इसके बाद नॉमिनेशन की बात आती है। नॉमिनेट, अब दो तरह के एम्प्लॉयज कॉम्पोजिशन में देखा, दो तरह के मेंबर होंगे, एक नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, एक नॉमिनेटेड मेंबर, दूसरे इंडिपेंडेंट मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉयज़ का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। जितने एम्प्लॉयर की तरफ से बैठेंगे उतने ही एम्प्लॉय की तरफ से बैठेंगे। कितने नंबर में होंगे ये फिक्स नहीं है। इंडिपेंडेंट मेंबर को भी कौन अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और 1/3 जो होंगे ये टोटल मेंबर्स के होंगे, यानी कि टोटल जितने मेंबर हैं उसका 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे। और इन्हीं में से एक व्यक्ति चेयरमैन बनेगा। और इसे चेयरमैन कौन बनाएगा, ये बस याद रखना है, इसे चेयरमैन बनाया जाएगा बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अगला बोर्ड है आपका एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल का। अब ध्यान से समझना, देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, इसका भी काम वही है, फिक्सेशन में और रिवीजन में मिनिमम रेट्स के एडवाइस करना। लेकिन ये इस बार किसको कर रहा है, ये एडवाइस इस बार करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये वर्ड अलग अलग यूज कर लिए गए हैं, ये याद रखना, ये वर्ड अलग। ऐसा नहीं है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब कुछ और है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कुछ और है, नहीं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और एडवाइजरी बोर्ड में जो कीवर्ड यूज करे गए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एडवाइजरी बोर्ड में यूज किया गया है वर्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ये एक्ट में यूज हुआ है, इसीलिए हमें वैसे ही याद रखना है। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना, एडवाइस देना। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन वही है जो पहले थी। दो तरह के मेंबर है, नॉमिनेटेड एंड इंडिपेंडेंट। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे इन्हें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉय का, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयज़ का। इंडिपेंडेंट मेंबर कौन अपॉइंट करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 1/3 से ये ज़्यादा नहीं होंगे टोटल मेंबर्स के। और यहीं से एक चेयरमैन भी आएगा और वो चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, उस चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम किसका होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, तो मुझे बताओ सर समझ आ रहा है। लाइव चैट के थ्रू बिल्कुल दिल विल निकाल के फेंक दो यदि अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो वैल्यूएबल है, ये कंटेंट वैल्यूएबल है। तो वेरी गुड, तो बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। अगला है पेमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस की हम बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट बोला गया है कि एन एम्प्लॉयर, ये लिख देता हूँ मैं, एन एम्प्लॉयर मस्ट पे टू वर्कर at least the minimum pay by the act। मतलब ये बात ये हो गई है, इसको समझ लो ज़रा, कि इस एक्ट के हिसाब से एक एम्प्लॉयर को ये ड्यूटी है, एक एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि उसको मस्ट है कि वो पे करेगा अपने वर्कर्स को कम से कम मिनिमम पे
बाय द एक्ट मतलब एक्ट में जितना मिनिमम लिखा हुआ है वो तो देना ही देना है, मिनिमम वेज से कम यदि दोगे तो ये पनिशेबल होगा। कैसा होगा? पनिशेबल होगा। ठीक है, चलो अब अगली बात आती है फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे। फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे, तो क्या बोला गया है, कैसे डिफाइन करा जाएगा? तो सबसे पहला काम क्या है इसके तहत, फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, मतलब एक दिन में कितना वर्क हो सकता है वो आपको डिसाइड करना है, मैक्सिमम जो हो सकता है। इसके बाद इसमें एक या एक से ज़्यादा इंटरवल जो हैं वो लिए जाएंगे, वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स भी होंगे कि आपको बताने होंगे कि आपको कितने इंटरवल्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, प्रोवाइडेड अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी 7 डेज, हर 7 दिन में एक रेस्ट का दिन होना कंपलसरी है। और क्या बोला गया है कि यदि पेमेंट की बात करी गई है कि यदि रेस्ट डे पर आप पेमेंट कराते हैं, रेस्ट डे पर आप पेमेंट कराते हैं तो ये जो रेस्ट डे पर पेमेंट होगा ये ओवर टाइम के बराबर होगा। और ओवर टाइम क्या होता है? डबल ऑफ नॉर्मल रेट, ये मैंने लिखा हुआ है अलग से ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो ओवर टाइम को हम इतनी बार पढ़ चुके हैं तो सभी को लगभग क्लियर रहता है, फिर भी कोई डाउट ना हो इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है कि जो पेमेंट ऑफ वर्क है रेस्ट डे में, यानी छुट्टी के दिन यदि आप काम कराएंगे तो उसे ओवर टाइम के रेट से पेमेंट करेंगे आप। ठीक है, उसे ओवर टाइम के रेट से आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो क्लियर है, याद रहेगा, एक से ज़्यादा दिन के इंटरवल, एक से ज़्यादा इंटरवल होने चाहिए, एक या एक से ज़्यादा इंटरवल होने चाहिए, एक दिन का रेस्ट कंपलसरी है हर 7 दिन के काम के बीच में। और रेस्ट के दिन यदि आप काम कराएंगे, वर्क कराएंगे तो ये ओवर टाइम के रेट से होगा, जो कि क्या होता है, नॉर्मल रेट्स का जस्ट डबल होता है। ठीक है, याद रहेगा ये सभी को, रहना तो चाहिए। ठीक है, चलो अब बारी आती है नेक्स्ट हमारी, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड के बारे में बात करेगी कि हर एक एम्प्लॉयर को शैल मेंटेन सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। जहाँ पर भी वर्ड शैल लिखा मिलता है इसका मतलब है कि कंपलसरी है, नहीं करोगे तो पनिशेबल होगा। तो इसमें क्या क्या जानकारी होगी, इसमें जानकारी होगी कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड हैं उनके बारे में, वो वर्क कौन सा परफॉर्म करते इस बारे में, उनको वेज कब दिया उस बारे में, और उनकी जो रिसीप्ट है वेज की वो, ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए, यही बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पर बात करी गई इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यहाँ पर जो इंस्पेक्टर अपॉइंट करा जाएगा उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा अपॉइंट। और याद रखना हर एक एक्ट में इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होते हैं उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। उसे कौन अपॉइंट करती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ठीक है, और इसका काम होता है ये रीजनेबल आवर्स में कहीं भी एंटर मार सकते हैं, रीजनेबल आवर्स में कहीं भी क्या कर सकते हैं, ये अपनी एंट्री दे सकते हैं, धांसू एंट्री, और एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर्स जो कि इनको प्रिस्क्राइब करी जाएगी इस एक्ट में। सिंपल सी बात है। अब क्लेम्स की बात करी जा रही है, तो जो क्लेम्स हैं, claims arising out of payment of less than minimum rates of wages, claims arising out of the payment of less than minimum rates of wages, यानी कि जिस रेट से पेमेंट होनी चाहिए थी यदि उस रेट से पेमेंट नहीं होती है तो फिर अपील करी जाएगी, और यदि वो केस प्रूफ हो गया तो भाई क्लेमिंग होगी, उसकी क्लेम देना पड़ेगा उसको, एम्प्लॉयर को। अब इसके लिए या तो एम्प्लॉय खुद शिकायत कर सकता है या किसी लीगल प्रैक्टिशनर का यानी कि वकील का सहारा वो ले सकता है। ठीक है, या तो खुद भी करेगा या फिर वकील का सहारा ले लेगा वो। ठीक है, अब इसकी अपील कितने दिन में करी जाएगी? 6 महीने के भीतर, यानी कि जब आपके साथ ये पेमेंट रोकी गई है उसके रोकने के 6 महीने के अंदर आपको ये एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। ठीक है, और इस केस में यदि प्रूव हो जाता है कि भाई एम्प्लॉयर ने क्लेम रोका है, मिनिमम वेज को रोका है, नहीं दिया है, तो जो क्लेम बनेगा वो अप टू 10 टाइम्स बनेगा वेजेस का, उस वेज का जो पेड नहीं हुई है। मतलब मान लो 10,000 सैलरी थी, 2,000 उन्होंने 8,000 पेमेंट कर दी, 2,000 नहीं करी, तो 2,000 का 10 गुना यानी कि 20,000 रुपए क्लेम के तौर पर एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। यहाँ पर अब देखते हैं पेनाल्टीज को कि कितने तरह की पेनाल्टीज रखती हैं। तो देखो पेनाल्टीज क्या क्या हैं। पे लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उस रेट से कम देता है जो मिनिमम रेट है, यानी कि मिनिमम पेंशन जो एक्ट ने डिसाइड करी है या जो सरकार ने डिसाइड करी है, यदि उससे कम रेट से आप पेमेंट करोगे तो 6 महीने की जेल और 500 रुपये का फाइन लग सकता है। ठीक है, यदि
कंट्रावेंशन करे हैं किसी और नॉर्मल प्रोविजन में इस एक्ट के, तो इम्प्रिजनमेंट तो नहीं लगेगा, लेकिन 500 रुपए की फाइन लग सकती है, ठीक है। वहीं यदि अनडिसबर्स्ड अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयर, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर के पास यदि कोई अनडिसबर्स्ड अमाउंट है, एम्प्लॉयर के बाद को पास कोई अनडिसबर्स्ड अमाउंट है, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो उसके एम्प्लॉय को देना था बट उसने नहीं दिया, तो उस केस में 1 साल की सजा और 1000 रुपए का फाइन जो है उसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। आई गेस यहाँ तक सही बच्चों को चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा एक्ट आज का, जो कि आखिरी एक्ट भी होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। मैं मान रहा हूँ कि क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है, बट क्या करें, ठीक है, एक्ट भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। तो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या बात करी गई है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस में, कि भाई यदि कल को पेमेंट ऑफ वेज का पेमेंट नहीं होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस एक्ट में बिल्कुल स्पेसिफाई करा है। क्यों? क्योंकि कल को जब पनिशमेंट सुनाएगा कोर्ट, फाइन सुनाएगा कोर्ट, तो वो डिसाइड भी तो करेगा ना कि कहाँ सुनाना है, किसे सुनाना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि भाई यदि फैक्ट्रीज की बात करेंगे तो जो फैक्ट्रीज के मैनेजर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, और यदि वो पेमेंट ऑफ वेजेस में कुछ कमियां पाई जाती हैं तो जो सजा के प्रावधान होंगे वो इन्हीं मैनेजर्स के ऊपर होंगे। यदि इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जिसके सुपरविजन में काम हो रहा होगा, इंडस्ट्रीज में जिनके सुपरविजन में काम हो रहा होगा, उसे माना जाएगा एम्प्लॉयर, और उसके ऊपर फाइन होंगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी, पेमेंट ऑफ वेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यदि हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के केस में रेलवे के बिहाफ में लोकल एरिया में जिस पर्सन को बिठाया होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेलवे के केस में यदि किसी व्यक्ति को रेलवे ने अपने बिहाफ पर बिठाया होगा तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनेगी पेमेंट ऑफ वेजेस की। और इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होगा, जिसने कॉन्ट्रैक्टर ने जिस व्यक्ति को अपॉइंट करा है उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। चलो, पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करी गई है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है बहुत आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो समझो। एनी रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट डॉक लेस देन 100% बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7th डे, मतलब ये कि कब तक आपको पेमेंट कर देनी है। तो क्या बोला गया है कि यदि इनमें से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और यदि वहाँ पर 1000 से कम मेंबर हैं तो ये कंपलसरी है कि एक्सपायरी के 7वें दिन के भीतर आप सैलरी को पेमेंट कर देंगे। यानी कि इसको समझो, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको 30 तारीख को पेमेंट करनी है, 30 तारीख को महीना खत्म हो गया तो 30 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए, तो यदि आप 30 को नहीं दे रहे तो ये हो गई एक्सपायरी। अब इस एक्सपायरी के 7 दिन के अंदर, यानी कि विद इन डेट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की 7 तारीख से पहले तक आपको पेमेंट कर देनी होगी। यही बात यहाँ पर करी जा रही है, अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको पेमेंट कर देनी होगी, ठीक है। वहीं यदि बात करें रेलवे के अलावा कोई कंपनी है तो वहाँ पर 10 दिनों का प्रोविज़न है, मतलब एक्सपायरी से 10 दिन के भीतर आपको करनी है, ठीक है। और यदि एम्प्लॉयर को आपने टर्मिनेट कर दिया है तो एक्सपायरी ऑफ 2nd डे, मतलब जिस दिन उसे टर्मिनेट किया उसके 2nd डे एक्सपायरी होने के पहले आपको पेमेंट कर देनी है। यानी कि यदि आपने उसको 1 तारीख को टर्मिनेट किया तो 3 तारीख की शाम तक उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। आई गेस सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। रेलवे फैक्ट्री, इंडस्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट में जहां 1000 से कम वर्कर हैं, एक्सपायरी के 7वें दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। अदर देन पहले केस के अलावा जितने भी हैं वहां पर एक्सपायरी के 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, और यदि टर्मिनेट करा है तो एक्सपायरी के दूसरे दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो पेमेंट दी जाएगी वो करंट क्वाइन या करंट करेंसी में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज के समय मान लीजिए 2000 के नोट नहीं चल रहे हैं, 1000 के नोट नहीं चल रहे हैं, तो आप उन्हें 1000 या 2000 के नोट्स में सैलरी दे दो तो नहीं चलेगा, आप उन्हें रुपया पैसा दे दो तो नहीं चलेगा। नहीं भाई साहब, आपको वो करेंसी में देना है जिस करेंसी में अभी कंट्री में लीगल टेंडर में चल रही है जो करेंसी, ठीक है। चलो,
अब बात ये आती है डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, मतलब इनमें से कौन कौन से तरीके हैं जो लीगल हैं, जिनके बेसिस पर एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं जिन चीज़ों के बेसिस पर जो है सैलरी से एम्प्लॉयर को डिडक्शन करना अलाउड है, लीगल माना जाएगा। तो यदि एम्प्लॉयर के ऊपर फाइन लगी है आप डिडक्शन कर सकते हो। यदि ड्यूटी से वो एब्सेंट रहा है आप डिडक्शन कर सकते हो। यदि एम्प्लॉय की वजह से डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है सामान का, तो आप सैलरी से कट कर सकते हो, डिडक्शन कर सकते हो। यदि आप उसे हाउस अकोमोडेशन देते हो तो आप हाउस अकोमोडेशन के अमाउंट उसकी सैलरी से कट कर सकते हो। यदि आप उसे कुछ एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराते हो, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो जिसके लिए वो एक्सेप्ट करता है और डिडक्शन के लिए रेडी है, आप डिडक्शन कर सकते हो। यदि आपने उसे एडवांस दिया है तो उस एडवांस की रिकवरी के लिए डिडक्शन हो सकता है। आपने कोई लोन दिया है उसकी रिकवरी के लिए डिडक्शन हो सकता है। इनकम टैक्स के अमाउंट का डिडक्शन आप कर सकते हैं। और यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर के बिहाफ में आप जो है डिडक्शन कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ों पर डिडक्शन पॉसिबल है और मैं आपसे बोलूँगा कि इसको याद रखना कि किस किस सिनेरियो में डिडक्शन होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि विद रिगार्ड टू डिडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलो फाइन्स। फाइन्स की बात क्या करी गई है कि फाइन्स का मतलब डिडक्शन, डिडक्शंस ऑन एम्प्लॉय, ऑन एम्प्लॉय। यहाँ पर थोड़ी सी आरती की आवाज़ आ रही होगी तो है ना, पास में देवी जी रखी हुई हैं तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना दोस्तों। तो क्या बोला गया है कि जो डिडक्शन किया जाएगा फाइन्स के तौर पर एम्प्लॉय की सैलरी से, यहाँ पर ये फाइन का मतलब क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी से जो फाइन के रूप में डिडक्शन किया जा रहा है वो 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी से 3% से ज़्यादा एक वेज पीरियड में डिडक्शन नहीं किया जा सकता। एक वेज पीरियड का मतलब ये है कि मंथली सैलरी से। ठीक है, नो फाइन हु इज अंडर द एज ऑफ 15। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई वर्कर 15 साल से कम उम्र का है, मतलब वो क्या है, चाइल्ड है। तो जो चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है, गलत लिख दिया मैंने, है ना, ये चाइल्ड की गलत लिख दी यार, ठीक है, चाइल्ड। तो याद रखना यदि कोई 15 साल से कम उम्र का है यानी कि चाइल्ड है तो उसके ऊपर कोई भी फाइन नहीं लगेगा। और यदि जो ऑफेंस हुआ है जिस पर आप फाइन लगाने की सोच रहे हैं उसको किए हुए 90 दिन हो जाएं, यानी कि जो गलती करी है जिस पर आप फाइन लगाने का सोच रहे हैं उस गलती को 90 दिन हो गए तो 90 दिन बाद कोई भी फाइन नहीं लगेगा, याद रखना है। ठीक है, 90 दिन बाद कोई भी फाइन नहीं लगेगा। अगली स्लाइड है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड। और आपको पता है ये क्वेश्चन 2023 में आया था। 2023 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था यहाँ से, अरे यार पेन आज गड़बड़ चल रहा है। 2023 में आपको क्या देखने को मिला था, एक क्वेश्चन देखने को मिला था यहाँ से। और क्वेश्चन ये था कि लास्ट एंट्री से कितने समय तक आपको जो है वो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये था कि लास्ट एंट्री से 3 साल के टाइम पीरियड तक, लास्ट एंट्री से 3 साल के टाइम पीरियड तक जो है आपको रजिस्टर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। माने कि आपने रजिस्टर में जो लास्ट एंट्री करी है वो जिस डेट को भी करी है उस डेट से अगले 3 साल तक आपको उसको प्रिजर्व करके सुरक्षित करके अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ से कि 2023 में क्वेश्चन आ चुका है इन APFC। ठीक है, और वो क्वेश्चन यहाँ से आया था, इस पर आया था 2023 में ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। याद रखना, इसको मैं स्लाइड में भी लिखा रहने दूंगा कि लास्ट एंट्री से 3 साल तक उसको सिक्योर करके रखना। इसमें इन्फॉर्मेशन क्या होगी, रिसीट की इन्फॉर्मेशन होगी, जिस एम्प्लॉयर के बारे में एम्प्लॉयड है वो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो काम क्या करता है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, उसे वेज क्या दिया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो रजिस्टर मेंटेन होगा उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी पड़ेगी। अगला है पेनाल्टीज़ की हम बात करते हैं कि भाई इसमें पेनाल्टीज़ क्या क्या लग सकती हैं आपको। तो मिनिमम वेजेस की यदि हम बात करें तो इसमें जर्नल ऑफेंस पर पेनल्टी लगती है। जर्नल ऑफेंस पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है, नो इम्प्रिजनमेंट है।
फाइन लगेगी 1500 रुपये से 7000 रुपये तक। फेल्स टू मेंटेन सच रजिस्टर और रिकॉर्ड, और यदि वो रजिस्टर और रिकॉर्ड को मेंटेन करने में पीछे रह जाता है, नहीं करता, तो इम्प्रिजनमेंट तो नहीं, लेकिन 1500 से 7500 तक का फाइन है। और यदि वो इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंस्पेक्टर को उसका काम करने से रोकता है, तो 1500 से 7500 रुपये तक का फाइन लगेगा। 1500 से 7500 रुपये तक का फाइन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास नंबर 3 भी जो है वो ख़त्म होती है। क्लास 3 खत्म होती है, पार्ट 3 खत्म होता है। और आज हमने 3 एक्ट करे। कितने एक्ट कवर करे? 3 एक्ट कवर करे। हमने ईपीएफ एक्ट कवर करा, एक चीज़ हमने मिनिमम वेजेस एक्ट कवर करा, दूसरी चीज़ हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कवर करा, तीसरी चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी। और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे सभी लोग।